हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम स्टोरी एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और कंपनी लॉ की क्लास में बच्चों, कंपनी लॉ की क्लास के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। आज हम एक चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिटर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने जो ये अकाउंट वाला पोर्शन है ये काफी हद तक पढ़ा हुआ है। हमने कॉर्पोरेट अकाउंट में भी पढ़ा था। जो ये अकाउंट्स वाला पोर्शन है हमने काफी हद तक पढ़ा हुआ है। हमने ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा था और दूसरी जगह में भी पढ़ा था, तो ये पढ़ा हुआ है। और दूसरा पोर्शन इसका है ऑडिट। तो शुरू करते हैं पोर्शन नंबर 1 अकाउंट्स। जो हमारा पोर्शन नंबर 1 है वो शुरू करते हैं। अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स एंड ऑडिटर वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसको पढ़ते टाइम इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहेगा, हमें क्या क्या कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इसके अंदर आता है, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं बेसिकली, तो इसमें सेक्शन 128, सेक्शन 129, सेक्शन 130 ये और सेक्शन 134 ये ज्यादातर क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये ज्यादातर क्या है, इंपोर्टेंट सेक्शन है। और बेसिकली इसमें सेक्शन 128 से लेके सेक्शन 148 तक, सेक्शन 177, सेक्शन 204 इसमें हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ये कहना चाह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, जितने भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है या कंपनी है, are required to keep record of their day-to-day business and financial transaction in order to know the result of their operation। कि भाई हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को, हर एक कंपनी को जरूरी है क्या करने के लिए, अपने डे टू डे बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनकी होती है उनके प्रॉपरली किस चीज के लिए, उनके प्रॉपरली रिकॉर्ड के लिए उनको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। समझ आ गई? द सेड रिकॉर्ड इज रेफर्ड, जिन रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है क्या, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट किस लिए जरूरी है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स के लिए, या फिर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट के लिए मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट इज मस्ट। ये कहना चाह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ जो एनुअल अकाउंट है, जो फाइनल अकाउंट है, उनके लिए क्या होगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना जरूरी है। सेक्शन 128 कहता है, सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 contain the provision for the books of account etc to be kept by the company। the term books of accounts, books and paper, अब ये क्या कंपनीज एक्ट के अंदर क्या लिखा जा रहा है, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है प्रोविजंस। ये कहना चाह रहा है कि द टर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो ये टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर, बुक्स एंड पेपर्स
ये कहना चाह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर हैव बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बुक्स होगी या पेपर होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी या फाइनेंशियल ईयर होगा, ये सारी कहाँ डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम बात करते हैं। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर क्या होता है, सेक्शन 2 क्लोज 12 के अंदर बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर की डेफिनेशन दे रखी है। इसके अंदर क्या आएगा, इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर मेंटेन्ड ऑन पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इसमें आएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लोज 13। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंड बाय द कंपनी, जो जो भी सम ऑफ मनी है जिसको कंपनी ने रिसीव किया है, जिसको कंपनी ने एक्सपेंड किया है, एंड द मैटर इन रिलेशन टू व्हिच द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, सेल एंड परचेज रिकॉर्ड all the asset and liability of the company. The item of cost has been prescribed under section 148 of the act in case of company which belong to class of company specified in the act. तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा सेल एंड परचेज रिकॉर्ड, सेल एंड परचेज अकाउंट। तीसरा assets and liability, a sum of money received and spent by the company and matter in relation to which the receipt and take place। उसके बाद दूसरा सेल्स एंड परचेज, तीसरा एसेट एंड लायबिलिटी, चौथा कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंट। तो ये सारे के सारे किस पे आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं। अब हमारा आगे की डेफिनेशन आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 40 होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है पहला बैलेंस शीट, इसमें आता है बैलेंस शीट। दूसरा इसके अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट इन चेंज ऑफ इक्विटी, एनी explanatory note attached to forming part of document referred to in clause 1 to 4। तो कोई भी explanatory note, तो पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी एंड पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। क्लियर है, तो ये आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 2 क्लोज 40 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब आता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल ईयर। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, उसकी बात करते हैं। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, उसकी बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 41 में बताया फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च। ये कहना चाह रहा है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी के रिलेशन में या बॉडी कॉर्पोरेशन के रिलेशन में बात करूं तो कोई भी पीरियड जो एंड हो रहा है हैज ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल 31st मार्च को कोई भी पीरियड जो एंड हो रहा है and where it has been incorporated or after first day of January of the year, the period ending on 31st March of the following year, in respect of which financial statement of the company or body corporate is made up। और ये कहना चाह रहा है कि and where it has been incorporated, it has been incorporated on or after
first day of January of a year, and the financial year and the period ending on the 31st March of the following year. In respect of where financial statement of the company or body financial statement of the company is made. Provided that where a company or body corporate is a holding company or a subsidiary company or an associate company of a company incorporated outside India. अगर कोई भी कंपनी जो इंडिया की कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है किसी कंपनी की जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर for consolidation of its account outside India. The central government may own application made by the company or body corporate in such form in such manner has been prescribed. Allow any period has a financial year, whether or not that period is a year. Provided further that any application pending before tribunal as on the date of commencement of the Companies Act 2019 shall be disposed by the tribunal in accordance with the provision applicable to it before it is commencement. उसके बाद कह रहा है कि provided that company or body corporate existing on commencement of this act shall within a period of 2 years from the date of commencement align it is financial year as per the provision of this clause. तो ये इसमें लिख के यहाँ पर चल रहा है. तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो पीरियड 31 मार्च को क्लोज होता है, और अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी, वो कंपनी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा के अप्रूवल ले सकती है कि फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पर्पस वो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली उसको अलाउ भी कर सकती है. ठीक है ना. ब्रांच ऑफिस क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 14 ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस. अब आते हैं ब्रांच ऑफिस. सेक्शन 2 क्लोज 14 ब्रांच ऑफिस in relation to a company name. Any establishment described as such by the company. ये कहना चाह रहा है कि ब्रांच ऑफिस होता क्या है. सेक्शन 2 क्लोज 14 कहता है कि ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है. मींस एनी एस्टेब्लिशमेंट described as such by the कंपनी. अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. अब रिक्वायरमेंट की बात आती है. रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. Every company shall prepare and keep at its registered office books of account and other relevant book and paper and financial statement for every financial. अभी कहना चाह रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन 128 की. Section 128 of the Companies Act specifies that the books of account must be kept on the accrual basis. Accrual का मतलब होता है जब वो ड्यू हो जाएगी, ड्यू बेसिस, and according to the double entry system of accounting. और हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे. क्लियर है. The company must prepare and keep in its registered office the books of account and other relevant books and paper and financial statement for every financial year. और तीसरा, the books of account must be give a true and fair view of the state of affair of the company and its branches. पहला कि भाई ड्यू बेसिस में मेंटेन होगी, डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा, और ये कहना चाह रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करोगे? बुक्स ऑफ
अकाउंट्स को आप मेंटेन करोगे। और तीसरा क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, तीसरा है ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब आता है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 होगा, सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 होता है, एक्ट रिक्वायर्ड एवरी कंपनी टू प्रिपेयर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां कहां रखेगी उसको, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी। वैसे क्या है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितने भी अदर बुक्स हैं, उनको कहां रखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा। However, all or any of the books of accounts may be kept such at a place in India as the board of directors will decide. Any other place पे भी रखा जाएगा, any other place पे भी रखा जा सकता है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। उसके लिए प्रॉपर्ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड करेंगे। When a board should decide, the company is required within 7 days of this decision. कंपनी क्या करेगी, जब बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई हम रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग किसी दूसरे प्लेस इन इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा और विदिन 7 डेज के अंदर, विदिन 7 डेज ऑफ सच डिसीजन, within the 7 days of such decision to file with ROC a notice in writing giving full address of that other place. Such intimation is to be made in form AOC file. और ये इंटीमेशन किसमें दिया जाएगा, AOC फाइल के अंदर दिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके लिए रूल 3 दे रखा है, कंपनी अकाउंट रूल 2014 का। रूल 3 कहता है कि रूल 3 ऑफ द कंपनी अकाउंट rules 2014 provide that the manner in which the books of accounts need to be kept, वो मैनर बताता है। The important provision with respect to maintenance of books of accounts in electronic form are given below, कि भाई एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करेगी। The maintenance of books of accounts या other relevant paper in electronic form is permitted. कंपनीज एक्ट ने इसको क्या कर रखा है, परमिट कर रखा है। Such books of accounts or the relevant books and paper maintained in electronic mode shall remain accessible in India. ये क्या होना चाहिए, accessible होना चाहिए in India. At a time so has to be usable for subsequent use. Accessible in India होना चाहिए at all time. At all time. So has to be usable for subsequent use. As per the Information Technology Act 2000, electronic form with reference to the information means any financial information generated, sent, received, sorted, and in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated microfilm, similar device. अब ये आईटी एक्ट क्या कहता है, आईटी एक्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होती है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को
जनरेट किया है, सेंड किया है, स्टोर किया है किसी मीडिया में, मैग्नेटिक ऑप्टिकल्स में, कंप्यूटर में, मेमोरी में, माइक्रोवेव में, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफैच में, इनमें। तो ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, these are electronic mode. Electronic record means data record and data generated image. कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डाटा जनरेटेड, कोई भी इमेज, कोई भी साउंड स्टोर, कोई भी रिसीव और सेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म। तो ये सारा क्या है, these are इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आगे बात करते हैं। For the financial year commencing as on 1st of April 2023, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2013 से शुरू हो रहा है, एवरी कंपनी which use accounting software for maintaining its books of accounts, कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या करेगी, shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction। उसके अंदर वो फीचर होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल का फीचर। अगर कोई भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रायल का फीचर भी होना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन की ऑडिट ट्रायल का फीचर। क्रिएटिंग एंड एडिंग लॉग ऑफ ईच चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोंग विद डेट व्हेन सच चेंज वर मेड एंड एंश्योरिंग द ऑडिट ट्रायल कैन नॉट बी डिसेबल। ये कहना चाह रहा है कि उसके अंदर एडिट लॉग भी होना चाहिए कि भाई हम किसी भी क्या कर सके, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी चेंज कर सकते और हमें पता हो किस डेट पे ये चेंज हुआ है। समझ आ गई। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग द रिपोर्ट शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन व्हिच दे आर ओरिजिनली जनरेटेड। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनली जनरेट हुई थी, सेंड हुई थी, रिसीव हुई थी, और इन फॉर्मेट which shall be present accurately in the information generated, shall receive, and information contained in the electronic report shall remain complete and unaltered। कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। भाई उस फॉर्म में ही होना चाहिए जिस फॉर्म में उनको जनरेट किया गया था, जिस फॉर्म में उनको सेंड किया गया था, रिसीव किया गया था। वो अनअल्टर नहीं होने चाहिए, अनकंप्लीट नहीं होने चाहिए। प्रॉपर वो प्रॉपर क्या होंगे, कंप्लीट होंगे और अनअल्टर होंगे। समझ आ गई। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी अल्टर इन एनी मैनर एंड शैल बी केप्ट वेयर इट शैल डिपिक्ट व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो ब्रांच ऑफिस से मिला है तो उसको एज इट इज हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेंगे। The information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई ऐसा आपने प्रिंट फॉर्म में ले लेकिन प्रिंट दिख ही नहीं रहा है ढंग से। प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए। There shall be a proper system of storage, retrieval, display, printout of electronic record as the audit committee or board may deem appropriate, and such records shall be disposed of or rendered unusable unless permitted by the law। आपके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए प्रिंटिंग का, आपके पास डिस्प्ले का, रिट्रीवल ऑफ डाटा का, स्टोरेज का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, है ना। जो भी ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को अप्रोप्रिएट लगता है, आपके पास प्रॉपर्ली वो सारी चीजें होनी चाहिए। एंड द रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज ऑफ और रेंडर्ड अनयूजेबल अनलेस परमिटेड बाय द लॉ। However, the backup of the books of accounts and other books and paper of the company maintained in electronic mode, including place outside India, if any, shall be kept in the several physical located in sphere physical located in India on daily basis। आप बैकअप भी प्रॉपर लोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा का बैकअप भी लोगे। समझ आ गई। आगे बात करते हैं। द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी तो क्या होगा, व्हेन कंपनी, जब एक बार कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करेगी, तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, दो सिचुएशन में होगा द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का नेम आपको बताना पड़ेगा।
the internal internet protocol address of the service provider, service provider का internet protocol, location of the service provider, where the books of accounts and other paper books are maintained on cloud, such address as provided by the service provider. तो यहाँ पे आपको सर्विस जो आपको बैकअप सर्विस जो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटा मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हैं, समझ आ गई? तो उसका नाम दोगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल दोगे, प्रोटोकॉल एड्रेस दोगे, आईपी एड्रेस और इन लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर and where the books of accounts or books are maintained on cloud, such address is provided by the service provider. Where the service provider is located outside India, अगर सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पेपर एंड बुक्स इन इंडिया, तो इंडिया में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अदर पेपर को जो इंडिया में कंट्रोल कर रहा है उसका एड्रेस लेके यहाँ पर चलोगे। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच ऑफिस। Books of account in respect of branch office. The branch of company, if any in India or outside India, shall also keep the books of account in the same manner as specified in section 128 subsection 1. मतलब section 128 subsection 1 में जो मेन कंपनी के ऊपर प्रोविजंस लगते हैं, सेम प्रोविजंस किस पे लगेंगे? ब्रांच ऑफिस पे भी लगेंगे। अगर कोई भी ब्रांच इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में है, समझ आ गई? तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128 subsection 1 के अकॉर्डिंगली ही मेंटेन करेगी। For the transaction affected at the branch office, the books of accounts and the other books and paper maintained by the company within India shall be open for inspection at a registered office of the company or such other place in India by the director during the business hours. ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर पेपर जो इंडिया में मेंटेन हो रहे थे तो वो क्या रहेंगे? ओपन फॉर inspection रहेंगे at a registered office of the company or such other place in India or by director during the business hour. पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, the inspection in respect of subsidiary of the company shall be done only by person authorized in this behalf by resolution of the board of director. लेकिन सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के इंस्पेक्शन सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज किया है। Where an inspection is made by the officer or other employee of the company shall give the person making such inspection all the assistance in connection with the inspection which the company may reasonably be expected to give. ये कहना चाह रहा है कि जब वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया था वो सब्सिडरी कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन करने जाएगा तो सब्सिडरी कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय उस पर्सन को क्या करेंगे? प्रॉपर क्या करेंगे? असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। जो भी उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? फर्दर प्रॉपर समराइज रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टर इंडिया। कोई भी ब्रांच ऑफिस मान लो इंडिया से बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसकी क्या होगा? उसकी एक समराइज रिटर्न उसको सेंड किया जाएगा कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस में। और ये कब किया जाएगा? क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे इसको कब भेजा जाएगा? क्वार्टरली बेसिस पे। विच शैल बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जिसको मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी।
इसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा और डायरेक्टर के द्वारा विच शैल बी केप्ट ओपन टू द डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। तो ये इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रहेंगे। आगे बात करते हैं। Where any other financial information maintained outside the country is required by the director shall furnish request to the company setting out the full detail of the financial information shown and the period for which information is shown। मान लो कंपनी की कोई ब्रांच है, वो कहाँ है? यूएस में है। अब इस कंपनी के डायरेक्टर को ब्रांच की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट के अंदर ये फुल डिटेल बताएगा कि उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और पीरियड भी बताएगा कि कितने पीरियड के अंदर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिटन रिक्वेस्ट। कंपनी फिर क्या करेगी? 15 दिन 15 days from the receipt of रिटर्न रिक्वेस्ट। जब रिटर्न रिक्वेस्ट रिसिप्ट हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर क्या होगा? डायरेक्टर जो है, डायरेक्ट कंपनी जो है डायरेक्टर को उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बता के यहाँ पर चलेगी, प्रोड्यूस करेगी। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर शैल बी शोड बाय द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन required by director shall be showed for by the director himself and not by or through the his holder of power of attorney, his agent or representative। और जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सिर्फ खुद के लिए ले सकता है। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सिर्फ खुद के लिए ले सकता है and not by through this holder of power of attorney, and not by or through his holder of power of attorney or agent or representative। आगे बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आगे आते हैं हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। Preservation of books of account. The books of account every company shall be kept in a good order for a period related to the not less than 8 years immediately preceding the year, or where the company has been in existence for a period less than 8 years in respect of all preceding year, along with a voucher related to entry in such form in such books of accounts। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, दो चीजें होंगी। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए मोर देन 8 years हो चुका है, तो 8 साल के लिए फ्रॉम दी प्रीसीडिंग ईयर, फ्रॉम ऑल द प्रीसीडिंग ईयर इन विच सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, वहां से लेके 8 साल तक कंपनी इनको प्रिजर्व करेगी। और दूसरा, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए लेस देन 8 year हो चुके हैं, तो फुल ईयर जितना भी इनकॉर्पोरेशन से लेके जितना भी उसका लाइफ है, फुल ईयर तक के लिए
उसको क्या करेगी, फुल पीरियड तक के लिए उसको प्रिजर्व करेगी। हाउएवर वेयर इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट में बी केप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड हैज बीन डिक्लेयर्ड। और जहां पर कंपनी के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं कर देता, तब तक के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपनी प्रिजर्व करेगी। आगे बात करते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए? तो कौन कौन से पर्सन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, सीएफओ, फुल टाइम डायरेक्टर, चीफ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, managing director, any other person of a company charged by the board with a duty of complying with the provision of section 122, जिसको कंपनी ने क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है, तो वो भी क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पेनल्टी इन केस ऑफ अफोरमेंशन्ड पर्सन referred to in section 128 subsection 6 of the act, MD, full time director, CFO, etc. contravene the provision, they shall be in respect of each offence be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. Section 129 हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है. We already discussed in कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. आप पढ़ के देखना, सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है. Financial statement. The financial statement shall give true and fair view of the state of affairs of the company in form as provided for the different class in Schedule 3 and shall comply with the accounting standard notified under section 133 of section of the Companies Act. ये कहना चाह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ट्रू एंड फेयर व्यू, एक तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, दूसरा क्या होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे as per section 133. However, insurance company, banking company, company engaged in generation supply of electricity, and such other class of company shall make financial statement in form has been specified or under the act governing the company. But insurance company, banking company, company engaged in electricity and supply of electricity, generation of electricity, and such other class of company वो अपनी financial statement किस अकॉर्डिंगली बनाएंगी, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाएंगी, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी लेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल जनरल मीटिंग में उसको क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, दीज आर ऑल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आगे हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. Financial statement must give true and fair view. As per the provision of section 1, subsection 1 and subsection 2 of section 125, every financial statement of the company must give true and fair view of the state of affairs of the company at the end of financial year. ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 128 कहता है, सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 क्लोज सबसेक्शन 2 ये कहना चाह रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या करेंगी, ट्रू एंड फेयर व्यू
दे के चलेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे के चलेंगे। अब यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता क्या है, जो ये ट्रू एंड फेयर व्यू है इसका मतलब होता क्या है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइटम कंटेन शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहला तो ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए गए हैं उसको कंप्लाई करेगी। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन फॉर्म as provided for the different class or classes of company। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी होगी उस फॉर्म में होगी जो डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ कंपनी के लिए बताया गया है। In case of financial statement of any insurance company, banking company, any other company engaged in the generation of supply of electricity or any other class of company for which a form of financial statement has been specified in or under the governing of such class of company means special act। ये special act की बात कर रहा है। shall not be treated as disclosing a true and fair view of the state of affairs of the company merely by reason of the fact that they do not disclose। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई भी कंपनी कौन सी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, हम ये नहीं कहेंगे अगर उन्होंने ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। वो क्या क्या चीजें हैं। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एनी मैटर विच आर नॉट रिक्वायर्ड डिस्क्लोज बाय द इंश्योरेंस एक्ट। कि भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ऐसी चीज डिस्क्लोज नहीं की जो कि स्पेशल एक्ट उसको मना करता है तो कंपनीज एक्ट में उसको ये नहीं कहेंगे कि इस कंपनी ने ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो किया। In case of banking company, any matter which are required to be disclosed by, which are not required to be disclosed by banking regulation। Insurance, in case of company engaged in the generation of supply and generation or supply of electricity, any matter which are not required to be disclosed by the Electricity Act 2003। In case of company governed by any other law for the time being in force, any matter which are not required to be disclosed by that law। तो ये जो है ट्रू एंड फ्लू एयर आपका होना चाहिए। अब आगे आते हैं, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द compliance। The person responsible to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the requirement of section 129 subsection 7 of the act। कौन कौन होंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर पर्सन। तो ये क्या आएंगे? रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो क्या तो चलेंगे। आगे बात करते हैं पेनल्टी, वही सेम पेनल्टी जो हमने पढ़ी थी, ये सेम टू सेम। आगे बात करते हैं फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म है वो किसमें दे रखे हैं? शेड्यूल 3 के अंदर दे रखे हैं। और उसमें कौन कौन से दे रखे हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन द फॉर्म हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंपनी। शेड्यूल 3 कंटेन द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन, जो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है। जो हमने किसमें पढ़ा है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है। अब आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम टू सेम रेफर चैप्टर ऑफ कंसोलिडेशन। हमने ये कंसोलिडेशन में पढ़ा है। सेम टू सेम है। The Companies Act 2013 made preparation of the consolidated account mandatory for all the company, including a listed company, private company, having one or more subsidiary, associate or joint company। कोई भी पब्लिक कंपनी हो, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी हो, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, जिसकी क्या है?
एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनियां हैं, एसोसिएट कंपनियां, जॉइंट वेंचर कंपनियां, तो उसको क्या करना है, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन subsection 3 of section 129 of the Companies Act 2013, where a company has one or more subsidiary company, associate company, it shall in addition to the financial statement, ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडिशन में वो कंसोलिडेटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगा। कंसोलिडेट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और ऑल ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन द फॉर्म, इन द सेम फॉर्म, इन द सेम मैनर has that of its own in accordance with the applicable accounting standard। जैसे वो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस प्रोसीजर को फॉलो करके, प्रोसीजर जो है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, वो क्या है, सेम है। उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर की जाएगी। एंड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी shall also be laid down before the AGM, और इनको भी AGM में प्रेजेंट किया जाएगा along with the laying of financial statement। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। The company shall also attach, यहाँ पे आ रहा है the company shall also attach with its financial statement a separate statement containing the, मतलब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट containing the silent feature of the financial statement of its subsidiary, associate, joint venture company, joint venture, associate और subsidiary company के साइलेंट फीचर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, एओसी 1 फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, एओसी 1 फॉर्म में। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हमारे आगे आता है मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, रूल 6 ऑफ द कंपनी अकाउंट रूल 2014। The consolidation of financial statement of the company shall be made in accordance with the provision of Schedule 3 of the Act and the applicable accounting standard। ये कहना चाह रहा है कि जो कंसोलिडेशन आप करोगे वो शेड्यूल 3 के प्रोविजंस को फॉलो करके और जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके आप प्रिपेयर करोगे। Provided that in case of company covered under subsection 3 of section 129 of the Act, which is not required to prepare consolidated financial statement under
the accounting standard, it shall be sufficient if company comply with the provision on the consolidated financial statement provided in Schedule 3 of the Act. मान लो अगर किसी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेबल नहीं होता, मान लो, तो फिर वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ही क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी। तो फिर क्या होगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। Provided further that nothing contained in this rule apply in respect of preparation of consolidated financial statement by company if it met the following condition। जो ऊपर लिखा हुआ है, इस रूल में जो लिखा हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती है। पहला, if it is a wholly owned subsidiary company or a partially owned subsidiary company of another company, अगर आपकी कंपनी wholly owned subsidiary company है या partially owned subsidiary company है किसी दूसरी कंपनी की, and all it is other member including those not otherwise entitled to vote have been intimate in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not to presenting consolidated financial statement। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी कंपनी wholly owned subsidiary कंपनी है या फिर partially owned subsidiary कंपनी है किसी दूसरी कंपनी की, and all it is other member including those not otherwise entitled to vote have been intimate in writing, जो सारे के सारे मेंबर हैं वो राइटिंग के अंदर अपनी कंसेंट दे दे टू नोट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। It is a company whose securities are not listed or in process of listing on any stock exchange, whether in India or outside India। और तीसरा, it is ultimate or intermediate holding company file consolidated financial statement with the registrar which are compliance with the applicable accounting standard। अगर ये चीजें हैं तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अब बात आती है पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब बात आती है पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। अभी हमारे सामने आता है पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। जस्ट 2 मिनट वेट।
periodic financial statement. पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें हम बात करते हैं सेक्शन 129A. The central government may require such class or classes of unlisted company as may prescribe to prepare financial result of the company on such periodical basis in such form has been prescribed. ये कहना चाह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को प्रिस्क्राइब किया है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट को पीरियोडिक बेसिस पे, obtain approval of board of director and complete audit or limited review of such periodical financial result in such manner as may be prescribed. File a copy with the registrar within a period of 30 days of the completion of the relevant period with a such form as may be prescribed. इसमें वो periodical financial results को prepare कर सकते हैं, बोर्ड की अप्रूवल ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं ऑडिट या फिर रिव्यू, और 30 डेज के अंदर जैसे ही पीरियड खत्म होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी में फॉर्म फाइल करके यहाँ पर चल सकते हैं, आरओसी में फॉर्म फाइल करके यहाँ पर चल सकते हैं. अब आता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. रीओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. आगे बात करते हैं reopening of account on the court or tribunal. Section 130 of the Act provides for the provision related to the reopening or recasting of books of accounts. ये कहना चाह रहा है कि Section 130 of the Act provides for the provision relating to the reopening or recasting of books of accounts. अब होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. The company shall not reopen its books of accounts and shall not record its financial statement unless application to the tribunal or court of the competent jurisdiction in this regard made by the company by any one of the following. ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो थे क्लोज थे और आप उनको रीओपन करवाना चाहते हो, समझा? तब तक रीओपन नहीं हो सकता जब तक कि आप एप्लीकेशन ना फाइल कर दो ट्रिब्यूनल को, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को, इन दिस रिगार्ड मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन या इनकम टैक्स अथॉरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनी अदर statutory regulatory body या authority of person concerned, and order in this regard is made by court of competent jurisdiction or tribunal. Application shall not be, the company shall not be reopen its books of account and shall not recast its financial statement unless application to the tribunal or by the court of the competent jurisdiction in this made by one or any of the following. अब कौन एप्लीकेशन लगाएगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या इनकम टैक्स अथॉरिटी लगाएगी या फिर स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लगाएगी या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लगाएगी, एंड ऑर्डर इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय अ कोर्ट और कॉम्पिटेंट जुडिशियल और ट्रिब्यूनल. द रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज परमिटेड only for the following reason. Number 1, relevant either account were prepared in fraudulent manner. अब रीओपनिंग किस वजह से हो सकती है? ये चेक करने के लिए कि क्या अकाउंट्स जो हैं प्रिपेयर किए गए हैं फ्रॉडुलेंट मैनर में तो नहीं प्रिपेयर किए. अफेयर ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और तीसरा, ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनी अदर स्टैट्यूटरी regulatory body or authority concerned or any person concerned and shall take into account the consideration, the representation
if any made by the central government authority, Security Exchange Board of India, या any other body or authority concerned or any other person concerned before the passing of any order under this section. The accounts so revised or recast under this section shall be final. और जो अकाउंट रिवाइज किए जाएंगे, रिकास्ट किए जाएंगे, उनके लिए क्या होगा, वो क्या होंगे, वो फाइनल होकर यहाँ पर चलेंगे. No order shall be made under section 130 subsection 1 in respect of reopening of account relating to a period earlier than a financial year immediately preceding the current financial year. ये कहना चाह रहा है कि no order shall be made under subsection 130 in respect of reopening of books of account relating to a period earlier than, जिन पीरियड को 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो उन पीरियड का रीओपनिंग नहीं हो सकता. समझ आ गई? Provided that where a direction has been issued by the central government under the provision of subsection of the 128 of keeping of books of account for a period longer than 8 years, the books of account may be ordered to be reopened within such longer period. आगे बात करते हैं. तो ये रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड थी. अगर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करनी है, एक बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, तो उसकी रीओपनिंग कैसे हो सकती है उस बारे में बात होगी. वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन रीओपनिंग के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल में या किसी कोर्ट के अंदर जिसके पास प्रॉपर जुरिडिक्शंस है, वहां पे क्या हो सकता है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो. और एप्लीकेशन किसके पास, कौन लगा सकता है, वो भी बताया गया था. ठीक है ना? और किस रीजन की वजह से रीओपनिंग हो सकती है, अगर कोई फ्रॉडुलेंट हुआ है, ढंग से प्रिपेयर, रॉन्गफुल प्रिपेयर किए गए हैं, तो उस रीजन की वजह से रीओपनिंग बुक यहाँ पर चल सकती है. अब आता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट. अब हमारे सामने आता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट. सेक्शन 131. Section 131 of the Act allow the director to prepare revised financial statement or a revised board report in respect of any 3 preceding year after obtaining approval of tribunal. जो सेक्शन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, सेक्शन 131 ये कहता है कि भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एम्पावर करता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी से अप्रूवल लेके अपने पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड बोर्ड रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. If it is appeared to them that the company's financial statement board report has not been compliant with the requirement of section 129 and section 134. अगर उन्हें लगता है कि जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है या बोर्ड रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, वो सेक्शन 129 की और सेक्शन 124 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो वो वॉलंटरी रिवीजन के लिए एनसीएलटी में अप्लाई कर सकते हैं. आगे बात करते हैं. The tribunal shall give notice to the central government income tax authority and shall take into account the consideration, the representation if any made by the government or authority before passing the order. वॉलंटरी रिवीजन का ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा इनकम टैक्स अथॉरिटी को
नोटिस देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या नोटिस देगा वो बात करते हैं। ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब उसमें क्या क्या नोटिस दिया जाएगा बात करते हैं। नोटिस में बताया जाएगा कि भाई अगर ये कंपनी आप क्या कर रही है, वॉलंटरी रिवीजन कर रही है, आप अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन दो। Such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a financial year. ये कहना चाह रहा है कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा बार आप रिवीजन नहीं करा सकते। The detailed reason for revision in the financial statement or report shall also be disclosed in the board report in the relevant financial year in which such revision है। ये कहना चाह रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप प्रॉपर्ली रीजन भी बता के चलोगे कि किस रीजन की वजह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिवीजन करवाई है। Where copy of financial statement or report have been sent out to the member or delivered to the ROC or laid before the company in the general meeting, the revision must be confined to correction in respect of the provision financial statement in respect to the previous financial statement or report not complying with the provision of section 129 or section 134 and making any of the necessary consequently alteration। भाई अगर आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने क्या कर दिया है, मेंबर्स को भेज दिया है, आरओसी में फाइल कर दिया है, कंपनी ने जनरल मीटिंग में प्रेजेंट कर दिया है, तो फिर आपकी रिवीजन कहां तक आप अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन कर सकते हो। आप सिर्फ ये रिवीजन कर सकते हो कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी वो सेक्शन 129 या 134 को फुलफिल नहीं कर रही थी रिक्वायरमेंट को, तो उसके रिगार्डिंग आप वॉलंटरी रिवीजन कर सकते हो, या कोई भी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंटिव अल्टरेशन आपको करनी थी तो वो कर सकते हो। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमारे सामने आता है साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आता है हमारे आगे साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS, if any, shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company, where he is authorized by the board, or by two directors, out of which one shall be managing director, if any, and the CEO, CFO, and the company secretary of the company, wherever they are appointed, or in case of one person company, only one director for the submission of the review। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको अप्रूव किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company, before they are signed by the board where he is authorized by the, before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company where he is authorized by the board। या फिर कौन कौन साइन करेगा, या तो चेयरपर्सन, या फिर दो डायरेक्टर, उनमें से एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए इफ एनी, और सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी के अंदर वन पर्सन कंपनी है तो एक डायरेक्टर
Auditor report shall be attached to every financial statement. A report of the board of directors shall also be attached to the financial statement laid before the company in the journal. तो ये बात है क्या? तो चलो आगे बात करते हैं. Right of member to copy of audited financial statement. Right of the member to the copy of audited financial statement. Right of the member to the copy of audited financial statement. According to section 136 of the Act, copy of financial statement including consolidated financial statement, if any, auditor report, along with any other document required by the law to be attached or attached to the financial statement, which are required to be laid before the company in its general meeting, shall be sent to every member of the company, every trustee of the debenture holder, and all the other persons who are entitled not less than 21 days before the date of meeting. आप 21 दिन पहले 21 days before the date of meeting आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी या कोई भी डॉक्यूमेंट है आप मेंबर को सेंड करके यहाँ पर चलो. समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये काट दो, ये काट दो. हाँ, अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी. अब हमारे सामने आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी. Every company having subsidiary shall prepare a copy of separate audit or unaudited financial statement, as the case may be, has prepared in respect of each of subsidiary to any member of the company who asks for it. ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपनी जिसकी क्या है, कोई भी कंपनी जिसकी क्या है, सब्सिडरी है, जिसकी क्या है, सब्सिडरी है या सब्सिडरीज है, क्या करेगी? shall provide a separate audited or unaudited separate audited or unaudited financial statement. Financial statement, as the case may be, or has prepared in respect of each of subsidiary to any member of the company ये कह रहा है कि every company having a subsidiary or subsidiary shall provide copy of separate audited or unaudited financial statement. Shall provide a separate audited
और unaudited financial statement. As the case may be, has prepared in respect of each subsidiary to the member of the company who asked for it. अगर किसी ने सब्सिडरी से रिलेटेड अलग से कोई ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी है तो कंपनी उसको प्रोवाइड करके अपन चलेगी। अब आता है राइट टू इंस्पेक्ट। Every company shall be under obligation to allow every member or trustee of the holder or of any debenture issued by the company to inspect the financial statement and document to be attached to the thereto at its registered office during the business। हर एक मेंबर के पास राइट है, वो क्या कर सकता है कि भाई अगर किसी मेंबर ने बोला है कंपनी को इंस्पेक्शन करने के लिए तो कंपनी की ऑब्लिगेशन रहती है वो क्या करे, उनको अलाउ करे to do the inspection during the business hour of the company at a registered office. In case if listed company has sent the silent feature of the financial statement to the member and debenture trustee in respect of ये कहना चाह रहा है कि in case if listed company has sent the silent feature of the financial statement to the member and debenture trustee in prescribed for, then copy of financial statement including consolidated financial statement if any auditor report along with every other document required by the law to be attached or attached to the financial statement shall be available for inspection at the register office during the working hour for a period of 21 days before the date of the meeting। लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा, लिस्टेड कंपनी के केस में कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी ने साइलेंट फीचर को सेंड किया है, अगर लिस्टेड कंपनी ने किसी मेंबर को, किसी ट्रस्टी को ऑफ द डिबेंचर्स को क्या सिर्फ साइलेंट फीचर को सेंड किया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेट इफ एनी ऑडिटर रिपोर्ट along with every document required by the law to be attached to the financial statement shall be available for the inspection at the registered office during the working hour for a period of 21 days before the date of the meeting। तो लिस्टेड कंपनी के केस में कोई भी कंपनी का मेंबर, कोई भी ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आके बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग 21 दिन तक का पीरियड दिया जाता है, उस पीरियड के दौरान इंस्पेक्शन कर सकता है। क्लियर है। पैनल प्रोविजन, पैनल प्रोविजन if any default is made in compliance with the provision of section 136 of the act, the company shall be liable to a penalty of 25,000 and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 5,000 rupees। अब कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल विद द आरओसी। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल होती है एओसी 4 में और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल होती है एओसी 4 सीएफएस के अंदर। ये किसको फाइल होंगी, आरओसी को फाइल होगी कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट on which annual general meeting held and adopted the financial statement with such fees or additional fees has been specified by the company registration of office and fees rule 2014। तो उसमें फाइल होके यहाँ पर चलेगी। आगे बात करते हैं। If the financial statement are not adopted at the annual general meeting or adjourned annual general meeting, such unadopted financial statement along with the required document to be filed to the ROC within 30 days of the date of the annual general meeting, the ROC shall take them in record as a provisional until the adoption at the annual general meeting। कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हुई तो प्रोविजनल बेसिस पे
जब जिस दिन एजीएम होनी थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, आरओसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फॉर्म एओसी 4 है उसको फाइल करेगी। आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड इन द adjourned annual general meeting shall be filed with the ROC within the 30 days from the date of such adjourned annual general meeting with such additional fees as may prescribed. The one-person company shall file a copy of financial statement duly adopted by its member within a period of 180 days from the closure of 180 दिन from the closure of financial year, from the closure of financial year उसको फाइल किया जाएगा। The company shall also attach the accounts of the subsidiary incorporated outside India and which have not established their place of business in India with a financial statement. Provide also that in case of subsidiary which has been incorporated outside India, which is not required to get its financial statement audited under any law for time for the country of its own incorporation and with जो कुछ नहीं है इसको काट दो। तो बेसिकली ये आप यहाँ तक पढ़ लो, दैट्स इम्पोर्टेंट इज ये है। आगे बढ़ते हैं। ये बाद में कराऊंगा मैं। किन किन कंपनी को रूल 3 इसमें लिखता है द कंपनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट द कंपनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स इन XBRL रूल 2015। तो कुछ कंपनी होती हैं जिसको XBRL फॉर्म के अंदर, XBRL की फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कंपनी कौन कौन सी कंपनी को एओसी 4 एक्सबीआरएल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी फाइल करनी पड़ती है? कंपनी जो लिस्टेड है, चाहे वो इंडिया में लिस्टेड है, चाहे वो कंपनी लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडियरी, कंपनी हैविंग द पेड अप capital of 5 crore or more, company having the turnover of 100 crore or more, all the company which are required to prepare their financial statement in according with the Indian accounting standard, तो उनको किसमें फाइल करनी है? उनको एक्सबीआरएल फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी फाइल करनी होती है। फर्दर आगे बात करते हैं। फर्दर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउस फाइनेंस कंपनी, company engaged in the business of banking and insurance sector are exempt for filing the financial statement under the DISU. The company which have filed their financial statement under sub-rule 1 of rule 3 of XBRL rule shall continue to file financial statement and other document through they may not fall under class of company specified there in the succeeding year। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने एक बार एक्सबीआरएल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना स्टार्ट कर दिया, तब आप
आगे भी उसी फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करोगे, चाहे आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने एक बार करना शुरू कर दिया फाइल, तब आप इसी में फाइल करके ऊपर चलो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। या पढ़ लेना एक बार फॉर योर रीडिंग, ये रीडिंग के लिए आपकी, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ये सारा हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ लिया है। ये NFRA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसको आप एक बार पढ़ के देखना, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ लिया है, तो बार बार पढ़ने की कोई टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहां तक हमारा जो है अकाउंट वाला पोर्शन